हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, उनको यहाँ पर आज आपके सामने लेकर आए हैं, जिससे कि पता चल सकेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आता है। 2021 से लेके 24 तक के पूरे क्वेश्चन पेपर कराने की पूरी कोशिश रहेगी आने वाले सभी एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि भाई जितने भी एग्जाम होंगे सभी में ही ये क्वेश्चन पेपर रिपीट होते रहते हैं, ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो आने वाला कोई भी एग्जाम हो उसमें आप सभी को ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक बारी थम्स अप कर दीजिए अगर आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, अगर आप लोगों को प्रॉपर विजन आ रहा है। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आप सभी ने। 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। क्विज स्टार्ट नहीं कराना है, क्विज अभी होगा क्लास के बाद में। सैटरडे संडे है, स्पेशल करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लास के बाद आपका क्विज टेलीग्राम पे स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने आंसर करना है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर एक रीजनिंग दी गई है, रीजनिंग का क्या आंसर होगा यहाँ पर आपको वो बताना है। क्वेश्चन दिया गया है कि 5.5, 11, 18.5, 30, 49.5 और 85 के बाद में क्या आएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन, डीआई के क्वेश्चंस हर एक के क्वेश्चन पेपर में होंगे, तो इसलिए सॉल्व करने के लिए मिल रहे हैं आपको 30 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से, टाइम स्टार्ट हो चुका है, आंसर करना है आप सभी ने। सबका ध्यान होना चाहिए सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया उस समय आपको यही लगेगा कि मैम सामने थी, क्वेश्चन सामने थे, लेकिन हम कर नहीं पाए, तो वो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने, वो संख्या ज्ञात कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में। किसने किसने, आज साबिया का आंसर आ गया, अर्चू का आंसर आ गया। देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कैसे निकला? क्योंकि 5.5 के बाद में यहाँ पर सबसे पहले आपको गैप पता होना चाहिए कि किसके बीच में कितना गैप चल रहा है। जैसे 5.5 के बाद लिखा है 11, इन दोनों के बीच में 5.5, 7.5 इन दोनों के बीच में, सेम ऐसे ही 11.5, 19.5 ये गैप चल रहा है। अब इसमें भी हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, इन दोनों के बीच में 4 का गैप है, यानी 2 का मल्टीपल होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 152.5 इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी के सामने। रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, इनको आप लोगों को सॉल्व करना है। बी आंसर सही है, आंसर करेक्ट करना है आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। लिखा है रेड इज कोडेड एज अ 360, रेड को कोड किया गया है 360 में। ब्लैक इज कोडेड एज अ 792, ब्लैक को 792, तो ब्लू को कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आंसर करना है। कोडिंग वाला क्वेश्चन है, 30 सेकेंड्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। कोशिश करिए यहाँ पर जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं अल्फाबेटिकली, कि क्या हो सकता है जो 360 आया। अल्फाबेटिकली रीजनिंग है ये। कौन सी रीजनिंग है? अल्फाबेटिकली रीजनिंग है ये। क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किस तरीके से सॉल्व होगा जरा ध्यान से देखिए। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है कि इनको, जैसा मैंने कहा, अल्फाबेटिकली लगाना है। तो आर की यहाँ पर अगर हम अल्फाबेटिकली काउंट करेंगे तो 18वें नंबर पे है। ई को काउंट करेंगे तो 5वें, ए बी सी डी ई। सेम ऐसे ही डी का स्थान है 4, तो इन सबको आपस में गुणा कर दिया, गुणनफल यानी मल्टीप्लाई कर दिया। तो 18, 5, 4 आपस में गुणा करेंगे तो 360 आएगा। सेम ऐसे ही ब्लैक को निकाल लीजिए सारी वैल्यूज, वैल्यूज निकालने के बाद में आप उन सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सही आंसर होगा 2520। कितने लोग सच में क्वेश्चन को सॉल्व करें, जरा थम्स अप कीजिएगा।
कितने लोग अभी भी सच में सॉल्व करें और कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं रहने दो यार, आराम से कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, अभी कौन सा एग्जाम आया जा रहा है, जब आएगा एग्जाम तब देखा जाएगा। साबिया सॉल्व कर रहे हैं, और कौन सॉल्व कर रहा है? शमा। देखो अगर सॉल्व कर लिया ना तो बेनिफिट आपको ही मिलने वाला है, किसी को नहीं, आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। इसलिए आप ये मत सोचो कि भाई हमें सॉल्व नहीं करना है, डेफिनेटली आप सॉल्व करिए और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पीवाईक्यू तो एग्जाम में आ चुके हैं और एग्जाम में आते भी हैं, तो ऐसे में आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको इन क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने, टाइम स्टार्ट हो चुका है, आंसर करिए। इस तरीके का क्वेश्चन भी कंटिन्यू एग्जाम में आता है और सही आंसर क्या होगा इसका? छोटी लेट हो गई, 2-3 क्वेश्चन निकल गए, बट चलो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है। क्वेश्चन नंबर 3 है भरत, जो कि क्या थे? विद्वान, एंशियंट स्कॉलर, एंशियंट यूनिवर्सिटी यानी प्राचीन यूनिवर्सिटी से हमेशा क्वेश्चन आता है, किसी ना किसी, या तो प्राचीन आपके स्कॉलर हैं या प्राचीन यूनिवर्सिटी है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा कि या तो इनके स्कॉलर या बुक जो है आपसे पूछी ही जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपसे प्राचीन स्कॉलर के बारे में पूछा है और उनकी कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर है सी, यानी भरत की कौन सी है यहाँ पे? रास सिद्धांत यानी रेस थ्योरी। भर्तहरि का क्या है? भर्तहरि का भाषण सिद्धांत यानी स्पीच थ्योरी। भट्ट नायक की है साधारणीकरण, ऑप्शन नंबर 2। और पाणिनि व्याकरण करता थे और इनकी बुक का नाम क्या था? पाणिनि की बुक का नाम क्या था? कल ही क्वेश्चन में आपको बताया था, अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि की बुक रही है और ये क्या थे? व्याकरण करता थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने, टाइम स्टार्ट हो रहा है, आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक प्रकाश रासायनिक धूमकोरे के निर्माण में सहायता करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। फोटोकेमिकल स्मोक सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, यानी यहाँ से कंटिन्यू आपसे क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है कि फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनता है, फोटोकेमिकल स्मोक में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 ए एंड डी, दो ऑप्शन सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। स्मॉग यानी कि प्रकाश रासायनिक धूमकोरा हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड सही प्रदूषण वातावरण पर पराबैंगनी प्रकाश किरणों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वो वायु प्रदूषक है जो प्रकाश रासायनिक धूमकोरे के निर्माण में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब ये देख सकते हैं किससे लिया गया क्वेश्चन है? कम्युनिकेशन से। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। अंतर व्यक्तिक संचार के संदर्भ में बौद्ध धर्म की अवधारणा जो है उसमें किस चीज पर बल दिया गया? एग्जाम कब तक होंगे? देखिए इस बारी, क्योंकि आप जानते हो जून का एग्जाम जो है वो लेट हुआ था, तो इस वजह से दिसंबर तक तो प्रोसेस ही चलेगा। जनवरी 2025 में एक्सपेक्टेड है आपका एग्जाम, इसीलिए जिन्होंने भी तैयारी स्टार्ट नहीं की वो अभी भी टाइम है, कर सकते हैं। बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में आपस में बातचीत हो रही हो, इंटरपर्सनल। तो इंटरपर्सनल का जो सही आंसर है, किस चीज पर बल दिया जाता है जब दो लोग आपस में काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो किस चीज पर बल देते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर सी यानी सी डी एंड ई। भाषा का संवेदी प्रयोग, ट्रुथफुलनेस यानी सत्यता और सर्वसहमति का
की प्राप्ति। जबकि फ्लेक्सिबिलिटी, मोरालिटी यानी नैतिकता, यानी नैतिकता लचीली होगी यानी हम कुछ भी बोल सकते हैं, नहीं, कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। किसके हिसाब से? बौद्ध धर्म के हिसाब से। उन्होंने कहा सोच समझ के बोलिए। टोटल आइसोलेशन, संपूर्ण विभक्ति भी नहीं होनी चाहिए। भाषा का संवेदी यानी बहुत ध्यान से यूज कीजिए, सेंसिटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। सत्यता यानी सत्यता, जो बात बोले वो सच होनी चाहिए। और सर्व सहमति यानी जो भी चीज आप बोल रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, उसको सर्वसम्मति प्राप्त होनी चाहिए बौद्ध धर्म के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है कि प्रतिचयन तकनीकी के निम्नलिखित प्रकारों में किसको विवेक सम्मत प्रतिचयन के रूप में जाना जाता है? बबीता पेपर 1 बिल्कुल भी नॉलेजेबल नहीं है, और क्योंकि मैथ में डब्बा गोल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैथ के 2 से 3 ही क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं आते मैथ में। डीआई के 5 क्वेश्चन आते हैं, डीआई अच्छे से तैयार कर लो। रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं, सब यूनिट्स में 4-4, 5-5। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया, 5 नंबर वहां पक्के हो गए। डीआई आ गया, 5 नंबर वहां पक्के हो गए। टीचिंग रिसर्च आईसीटी आ गया, 5 नंबर वहां पक्के हो गए। तो इस वजह से आप लोग ये मत सोचो कि हमें मैथ्स नहीं आती है तो डब्बा गोल, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि मैथ्स के 2 से 3 क्वेश्चन आ गए तो उसमें आप तुक्का भी लगा सकते हैं। डीआई टाइम कंज्यूमिंग होती है, बिल्कुल सही। लेकिन डीआई अगर आपने सॉल्व कर दी, समझो 10 नंबर पक्के आपके। अब देखो यहां पर क्या कहा गया है कि अब ध्यान से अगर देखो, इंग्लिश और हिंदी में यही चीज है। हिंदी में लिखा है विवेक सम्मत, और यहाँ लिखा है जजमेंटल सैंपलिंग। जहां पर भी जजमेंटल सैंपलिंग आए यानी आपको पता है उस चीज के बारे में। भाई एक होता है कि समान अधिकार यानी 50-50 का अधिकार होना, यहाँ पर क्या होता है आपका प्रोबेबिलिटी होती है। क्या होती है? प्रोबेबिलिटी, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रायिकता, संभावना, किसी चीज की संभावना होना, तो 50-50 हो गई। लेकिन जब हमें पता है किसी चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में पता है, पर्पसिव सैंपलिंग वहां हो गई। उद्देश्य जिसको हम बोलते हैं, जहां हमें पता है कि उसको करने का उद्देश्य क्या है, तो वहां पर जहां पर भी जजमेंटल सैंपलिंग आए वहां पर तुरंत ही पर्पसिव सैंपलिंग पे टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कीवर्ड है ये आप लोगों का। थैंक यू छोटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, जहां पे हमें समान संभावना मिल रही है। जैसे कि अभी आप लोग क्लास में ये जो क्विज कर रहे हैं, ये क्विज किस में आएगा? प्रोबेबिलिटी में आएगा कि नॉन प्रोबेबिलिटी में आएगा? डीआई आज मैं पीवाईक्यू में भी लाने वाली थी, बट हमने कहा कि पता नहीं भाई आप लोग अटेंड करोगे या नहीं, इसलिए नहीं लाई। बट यस, नेक्स्ट क्लास में आपको मिलने वाली है डीआई। अभी यहाँ पर अभी आप लोग क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अब इसमें आप लोग मुझे बताओ, क्लास में जो पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये जो आप लोग क्विज कर रहे हो, इसे हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी कहेंगे या नॉन प्रोबेबिलिटी कहेंगे? नॉन प्रोबेबिलिटी कैसे कहेंगे? प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं कहेंगे? सबको समान अधिकार मिल रहा है, सेम टाइमिंग मिल रही है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का, सेम टाइमिंग मिल रही है ना सबको। कुछ उतने में सही आंसर कर ले रहे हैं, कुछ उसमें जो है गलत आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पर्पसिव सैंपलिंग विवेक सम्मत होती है। गैर संभाव्यता पूर्ण प्रतिचयन तकनीकी किसी नमूने को केवल शोधकर्ता के ज्ञान और निर्णय के आधार पर चुना जाता है। चूंकि इस प्रतिचयन तकनीकी में नमूना चुनने के लिए शोधकर्ता का ज्ञान निर्णय महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसमें संभावना रहती है कि प्राप्त परिणाम न्यूनतम मार्जिन के साथ ज्यादा सटीक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईसीटी का, आंसर करिएगा। ये सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, बिल्कुल सही। जो यहाँ पर पर्पसिव सैंपलिंग है, इसमें आपको पहले ही हमें पता है कि चुनना है हमें किस चीज से, तो वहां पर क्या होगा? नॉन प्रोबेबिलिटी होगा। प्रोबेबिलिटी में हमें पता नहीं है कि हम किसको उठा लेंगे, किसको हम सैंपल को ले लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 किनको सदैव कंप्यूटर कार्य प्रणालियों से संबंधित सुरक्षा जोखिम माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और इस क्वेश्चन का सही आंसर
सिक्योरिटी रिस्क टू कंप्यूटर, चैट रूम्स, कुकीज, फार्मिंग, वायरस, वीओआईपी। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी, यानी कि फार्मिंग और वायरस। फार्मिंग और वायरस सदैव कंप्यूटर कार्य प्रणालियों के लिए जोखिम माने जाते हैं। फार्मिंग एक ऑनलाइन धोखाधड़ी है जिसमें प्रयोक्ता यानी जो यूजर है उसकी साख और डेटा को चुराने का प्रयास किया जाता है। उनको नकली वेबसाइट को निर्देशित करने वाले द्वेषपूर्ण कोड का उपयोग किया जाता है। वायरस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी ही प्रतिलिपि बना सकता है, अपनी ही कॉपी सेल्फ रिप्लिकेशन कर सकता है, अपने आप को फाइलों के साथ संलग्न करके उसे संक्रमित कर सकता है। वायरस का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है ना। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। बिल्कुल डीआई भी होगी, डोंट वरी। बस आप लोग पार्टिसिपेट करते रहो, क्योंकि आप जितना अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे उतना और कंटेंट लाने में मुझे मजा आएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर रात में रमेश हो रही है, अभी भी हो रही है रात वाली क्लास। ये पीवाईक्यू की क्लास है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, कैसा पैटर्न आ रहा है, कैसा सिलेबस आ रहा है, ये दोपहर की क्लास में आपको पता चलेगा। बाकी थ्योरी की क्लास होगी रात को 8:30 बजे आज होगी, ठीक है। तो रात की क्लास में आप यूनिट वाइज, जो आप जैसे बुक पढ़ते हो, यूनिट वाइज कंप्लीट तैयारी होगी। लेकिन अभी कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देखा जाएगा। तो 2 क्लासेस स्टार्ट कर दी है मैंने, आप लोग दोनों क्लासेस को यूज करो, पढ़ो, पीडीएफ को पढ़ो। इंटरनेट का प्रयोग करने में होने वाला इनमें से लाभ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर बी, फास्टर कनेक्शन विद सप्लायर्स, आपूर्तिकर्ताओं के साथ त्वरित संपर्क। सोच सकते हो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, आप लोग को खुद पता लगेगा कि पैटर्न क्या आ रहा है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन की बात आपने करी, अब हिंदुज्म में भी तो आएंगे ना। संचार के संबंध में हिंदू दृष्टिकोण इस सिद्धांत पर आधारित है कि यथार्थ अविभाज्य होता है। प्राचीन हिंदू दृष्टिकोण के अनुसार भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है। बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन हमने पढ़ा, अब हिंदुज्म जो कम्युनिकेशन है उसको भी तो लेंगे ना। दोनों किस तरीके के कल्चर्स हैं और वहां से लिया जाने वाला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो हिंदू क्या कहते हैं, हिंदू व्यू ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन अ प्रिसेप्ट दैट रियलिटी इज अनडिवाइडेड, यानी कि जो सच है वो सच है, उसको हम भाग नहीं दे सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। प्राचीन हिंदू दृष्टिकोण के अनुसार भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है, यानी हम जो भाषा का यूज करते हैं उससे हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान अर्जन का साधन, एक मीडियम है भाषा। तो ये दोनों ही चीजें कैसी हैं? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, भाई गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता था? सच को ही तो सीखना बताया जाता था, लर्निंग ही तो बताई जाती थी। तो प्राचीन हिंदू में वही आ गया। कौन से कथन एक दूसरे के विपरीत है? कौन बताएगा ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है? कौन सी यूनिट या कौन से टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है कि कौन से कथन कॉन्ट्रेरी हैं? कॉन्ट्रेरी, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का ये क्वेश्चन है। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? यही तो होता है ना स्क्वायर। और इसी के बीच में आपका ए ई आई ओ, यही 4 चीजें आती हैं क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में। हमेशा यहां से क्वेश्चन आता है, 100% वाला यहाँ पर ये क्वेश्चन है। 100% किसी ना किसी के पेपर में ये आएगा ही आएगा। यहाँ पर ए मतलब कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस। जो यूनिवर्सल निगेटिव है, आपका अफर्मेटिव
पॉजिटिव यानी कि जो चीज हम कह सकते हैं कि सही हो सकती है, वही हमारी पर्टिकुलर निगेटिव। ये चार चीजें हैं जो इसमें आती है। इसमें कहा जो एक दूसरे के विपरीत है, तो ए ई के विपरीत है। अब आपको ए का क्वांटिफायर पता होना चाहिए, ई का क्वांटिफायर पता होना चाहिए। प्रतिभा, हिस्ट्री की क्लास नहीं लेती हूँ अभी, मैं पेपर 1 की लेती हूँ, लेकिन आप लोग टेलीग्राम जुड़ जाइए। टेलीग्राम में आपको ना सिर्फ पेपर 1 बल्कि पेपर 2 के ग्रुप मिलेंगे, जहां पर मैं कंटेंट शेयर करती हूँ, स्टडी मटेरियल शेयर करती हूँ। तो वहां पर आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि वहां पर आप लोगों को काफी अच्छा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा फाइल सेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 10 कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है विशाल, कॉन्ट्रेरी है ये। कॉन्ट्रेरी में क्या होगा, ए और ई का संबंध, ए मतलब ऑल, ए का जो क्वांटिफायर है वो क्या है, ऑल, एवरी। सेम ऐसे ही ई का अगर क्वांटिफायर पता है हमें, नो, तो ऑल कहां लगा है, यहाँ पे ऑल लगा है, एक दूसरे के विपरीत है ऑल। और दूसरी चीज क्या बोली, नो, तो नो कहाँ लगा है, ये लगा है। तो ए और सी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। विपरीत शब्द कहा गया है, ए और ई विपरीत, यानी एक यस है और एक नो है, इन दोनों में से कोई एक ही चीज सही होगी, एक ही चीज सही होगी। लेकिन आई और ओ का संबंध ऐसा होता है कि जहां पे दोनों एक साथ गलत नहीं होंगे, ये दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं लेकिन ये दोनों एक साथ गलत नहीं होंगे, या तो ये सही है या तो ये, या फिर ये दोनों ही सही हो सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, सब कॉन्ट्रेरी। इसे हम क्या कहेंगे, सब कॉन्ट्रेरी। ए और ई में कोई एक ही सही हो सकता है, तो ये विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। आई और ओ दोनों भी सही हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। लेकिन ए और ई ऐसा है जो जिनमें से कोई एक ही सही होगा, तभी तो विपरीत हो गए ना, कि हम पूरब में चल रहे हैं तुम पश्चिम में चलो। क्वेश्चन नंबर 10, जैसा कि आपको कहा ऑप्शन नंबर ए, इस डायग्राम को एक बार देख लीजिएगा। ए और ई का संबंध सार्वभौमिक सत्य। आपके क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में सिर्फ 4 चीजें हैं, ए ई आई ओ, सिर्फ इन्हीं पे पूरा गेम है, पूरा का पूरा। इसी से ही आपके फिगर्स निकलते हैं, इसी में ही आप लोगों के सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। गुड आफ्टरनून दीपशिखा, आंसर करते चलो सभी लोग। इसके जो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का जो इस समय 3 से 4 साल का अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, तो यहां से जो क्वेश्चन आते हैं कम से कम 3 से 4 आते ही आते हैं हर एक के क्वेश्चन पेपर में। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आता है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी क्लास होगी अभी, वहां पर मैं आप लोगों को इसका डीपली बहुत ही अच्छे सिंपल तरीके से ये चीजें आपको बता दूंगी, जिससे कि आप लोगों को कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी इसकी भी क्लास होगी, आईसीटी के बाद मैंने लॉजिकल रीजनिंग ही उठाना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फिर से कम्युनिकेशन का क्वेश्चन। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन कम्युनिकेशन के ऐसे आएंगे जहां पे आपको लगेगा अरे यार ये मैंने पढ़ा था क्या। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन या इंडियन लॉजिक नहीं आती है, कोई बात नहीं है, क्योंकि उसकी क्लास होनी है। अभी हम आईसीटी पढ़ा रहे हैं, आईसीटी के बाद हमारी इंडिया लॉजिक की क्लास ही कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। राजनीतिक दल के प्रसारण को क्या माना जाता है, पॉलिटिकल पार्टी का जो ब्रॉडकास्ट है इज कंसिडर्ड एड एज एन क्लोज्ड टेक्स्ट यानी बद्ध पाठ। क्या होता है ये, राजनीतिक दल के प्रसारण को बद्ध या क्लोज टेक्स्ट कहा जाता है। लाक्षणिक विशेषण जैसे कि संकेत या प्रतीकों के अध्ययन में एक प्रकट पाठ एक ऐसा पाठ होता है जो कि पाठकों को एकाधिक व्याख्या की अनुमति प्रदान करता है। कौन, प्रकट, ओपन टेक्स्ट, ठीक है। बहुत सारी जहाँ पे व्याख्या, बद्ध पाठ एक ऐसा होता है जहाँ इच्छित व्याख्या यानी जो हम चाहते हैं हम वही बात सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो क्या होता है, क्लोज टेक्स्ट। यानी अल्टीमेटली हमारा पूरा कंटेंट इस पे होगा कि हमारी बात सामने वाले तक कैसे प्रॉपर तरीके से पहुंचे, तो वो क्या होगा, क्लोज टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, हायर एजुकेशन का ये क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखो ओपन क्या हुआ, ओपन के अब जैसे कि इसके नाम के आधार पे है, जहां पे खुले विचार रख सकते हैं, खुली बातें कर सकते हैं, खुले विचार रखे जा सकते हैं।
ठीक है। लेकिन राजनीतिक में क्या होता है, हर एक स्क्रिप्टेड चीजें होती है, यानी उनको पता है कि उनको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बंद विचार या क्लोज्ड। ठीक है। उनका सिर्फ काम ये रहता है कि जो हमारी, मान लीजिए हम अपनी उपलब्धियां बताना चाहते हैं कि हम अपनी उपलब्धियां, तो वो उतनी ही बात करेंगे और चले जाएंगे, वो एक्स्ट्रा फिगर्स नहीं बताएंगे, तो वो क्या हो गया, क्लोज्ड। ठीक है, डन। चलिए, टेलीग्राम वाली क्विज वीडियो में नहीं मिल सकती है क्योंकि वो ऑलरेडी लाइव होती है वहां पे क्विज बोर्ड में, इस वजह से वो वीडियो में कोशिश करूंगी मैं किसी दिन अगर टाइम मिला तो। 1857 में स्थापित हुए जो विद्यालय थे, इनमें से कौन से थे, क्वेश्चन नंबर 12, सही आंसर है बी, यानी ए, बी एंड सी। अब इन ए, बी एंड सी यानी कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास का जो टाइमिंग है वो बता दीजिए। जल्दी से कमेंट करने के लिए मिलेंगे 30 सेकेंड। इन तीनों विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? फोटोग्राफी ओपन टेक्स्ट में आता है, बिल्कुल। चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? ये तीनों विद्यालय 1857 में आए, ठीक है, लेकिन स्थापित हुए तो यहाँ पर मद्रास विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे, मद्रास 1857 में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916। लेकिन इन तीनों की मैंने ईयर आपसे पूछा था जो कि था 1857, यही तो क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ईयर तो आपको पहले से ही पता था, बस आपको दिमाग लगा के आंसर करना था। स्वाधीन भारत का जो प्रथम शिक्षा आयोग था वो कौन सा था? स्वाधीन मतलब क्या हो गया, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्रता के बाद का पहला विश्वविद्यालय। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर, ओए होए होए, सही आंसर क्या होगा इसका, राधा कृष्णन कमीशन। ईयर क्या था राधा कृष्णन कमीशन का? राधा कृष्ण कमीशन जो था उसका ईयर क्या था? अगर ईयर पूछ लिया जाए तो क्या होगा, 48, 48, 49। कोठारी आयोग पूछ लिया जाए तो 1964, 66। ऐसे ही मुदालियर आयोग, इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, सेकेंडरी, सेकेंडरी आयोग के नाम से जानते हैं इसको, मुदालियर आयोग को, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है ये, दिमाग से आंसर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल डिफरेंस मे नॉट अफेक्ट लर्निंग, इनमें से कौन सी ऐसी व्यक्तिक भिन्नताएं हैं जो लर्निंग को इफेक्ट नहीं करती हैं? राजमुनि आंसर करते चलो भाई। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आप लोगों ने। 14 का सही आंसर, भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर आंसर देखना है इसका। लाइक नहीं करते हो भाई, लाइक कर दिया करो, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो भाई। तो यहाँ पर अगर आप कहीं पढ़ने जाते हैं तो वहां पर आपकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का असर पड़ता है, पहले समय कितनी चीजें आती है, हमारा कल्चर कैसा है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। ऊंचाई का, कितनी हाइट है, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। यानी बी, सी एंड ई, यानी कैसा रंग रूप है आपका, इसका भी इफेक्ट नहीं पड़ता। एलिमिनेट कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 14 सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, रूप रंग कैसा है, हम गोरे हैं काले से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ब्लड ग्रुप क्या है वो पूछते नहीं है, वैसे फॉर्म में भले लिखा हो बट वैसे नहीं फर्क पड़ता है, लर्निंग में इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन आयु का इफेक्ट पड़ता है। आयु का इफेक्ट कैसे पड़ता है, मान लीजिए छोटी क्लास का बच्चा है और उसको हम बड़ी क्लास में लेकर गए
और हमने कहा पढ़ाई करो, तो क्या है, इफेक्ट पड़ेगा। छोटे बच्चों को छोटे बच्चों के हिसाब से ही पढ़ाई करानी पड़ेगी ना। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें कल्चरल बैकग्राउंड का, उसका कल्चर कैसा रहा है, उसको पहले का कितना अनुभव रहा है, ये सारी चीजें ही इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है, किस यूनिट से लिया गया है, कोई बता सकता है? किस यूनिट से लिया गया क्वेश्चन है? काल श्रृंखला डाटा में विचरणों को किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से निरूपित किया जाएगा? वेरिएशन इन अ टाइम सीरीज डेटा वुड बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, ये लिया गया है डीआई का क्वेश्चन। डेटा इंटरप्रिटेशन से भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। सही आंसर है लाइन चार्ट यानी आरेख चार्ट, क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16, इस समय यूरेनियम, परमाणु, न्यूक्लियर, इन सब से भी क्वेश्चन बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 सही आंसर। दीपिका, डेटा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि प्राकृतिक यूरेनियम में किस यूरेनियम समस्थानिक के संकेंद्रण को संवर्धन प्रक्रिया के द्वारा बढ़ाया जाता है? रिसर्च की स्टैटिक्स मैंने करवाया तो था, एमसीक्यूज भी करवाए थे साबिया, देखा नहीं था तुमने? उसका पीडीएफ चेक करो, उसका पीडीएफ चेक करो आप, टेलीग्राम पर मैंने शेयर भी किया था। 16, प्राकृतिक यूरेनियम में किस यूरेनियम समस्थानिक के संकेंद्रण को संवर्धन प्रक्रिया के द्वारा बढ़ाया जाता है? अभी फिर से भी एमसीक्यू कराऊंगी, अगर नहीं है तो उसमें पता चल जाएगा। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, U235। प्राकृतिक यूरेनियम U235 यूरेनियम समस्थानिक किस संकेंद्रण को संवर्धन प्रक्रिया द्वारा बढ़ाया जाता है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त यूरेनियम U235 की मात्रा 0.07% ही होती है और बाकी U238 होता है। जिस यूरेनियम में U235 की मात्रा किसी विधि द्वारा बढ़ाई गई हो उसे हम संबंधित यूरेनियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा आंसर करिए क्वेश्चन। यहाँ पे सब लोग फाइल सेक्शन चेक करते रहो टेलीग्राम का, पेपर 1 फाइल सेक्शन, पेपर 2 में भी जो फाइल सेक्शन है वहां पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। चलिए चैनल संख्या पूछी गई है, आपको बताना है कि कौन सी चैनल किस नाम से है, नाम के हिसाब से आपको चैनल बताना है। मैचिंग है, जनरली इस समय मैचिंग से क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। चैनल नंबर 4 में है सारस्वत, चैनल नंबर 5 में है प्रबंधन, 6 पे है वेदिक और 7 पे है कौटिल्य। ये तो हमको सबको पता चल गया किसमें क्या है, बट क्या आप बता सकते हैं किस चैनल पे क्या चीज पढ़ाई जाती है? सारस्वत में क्या पढ़ाया जाता है, प्रबंधन में क्या पढ़ाया जाता है, विधिक में क्या पढ़ाया जाता है और कौटिल्य में क्या पढ़ाया जाता है? सारे पीडीएफ मिल गए पीवाईक्यू के, वेरी गुड। चैनल नंबर यहाँ जो दिए गए हैं आपको बताना है कि चैनल नंबर सारस्वत है, इसमें क्या चीज की पढ़ाई होती है? प्रबंधन में क्या, प्रबंधन क्या है? मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। कौटिल्य इकोनॉमिक्स, वेरी गुड, थैंक यू साबिया। इतने सारे 3000 पीडीएफ हैं भाई। गाइस आप सबसे इसीलिए रिक्वेस्ट रहती है कि जिन्होंने भी मेंबरशिप नहीं ली है हमारे चैनल की, ले लीजिए, क्योंकि हमें और कंटेंट प्रोवाइड करने में आसानी होती है। 299 एक बंदा भी अगर दे रहा है, समझ लो आपके लिए एक छोटी सी चीज है, बट हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, और अच्छे कंटेंट और अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड करने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी सब लोग मेंबरशिप जरूर ले लीजिए। तो प्रबंधन हो गया, मैनेजमेंट से जुड़ा, विधिक हो गया, कानून से जुड़ा,
होम साइंस किसका है अर्जू? वागीश में भाषा हो गई, प्रबंधन मैनेजमेंट हो गया, सारस्वत में होम साइंस हो गया, कौटिल्य इकोनॉमिक्स हो गया, 5 में मैनेजमेंट हो गया, विधिक में लॉ हो गया। वेरी गुड जॉब। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 18, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इनमें से कौन से विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है? सारस्वत होम साइंस, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर बी यानी बी एंड डी ओनली, विक्रमशिला और ओदंतपुरी। विक्रमशिला ओदंतपुरी बिहार में है, जबकि विक्रमशिला की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है और श्री धन्य कटक कहाँ है? उड़ीसा में। ये मैचिंग में लगाने वाले क्वेश्चन है जो आते हैं आपके सामने, ठीक है। अब ये भी आता है कि विक्रमशिला में किस चीज की पढ़ाई होती थी, वल्लभी में किस चीज की पढ़ाई होती थी, तक्षशिला में कौन सी पढ़ाई होती थी। क्वेश्चन नंबर 90, ये क्वेश्चन हर एक के क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने, टाइम स्टार्ट करी हूं अब। क्वेश्चन नंबर 19, जब एक जल निकाय जलाशय पोषक तत्वों से पुष्ट या समृद्ध होता है। अल्पपोषी तो आपको पता है, अल्प मतलब बहुत थोड़ा सा, सुपोषण काफी अच्छा, मध्यपोषी यानी मीडियम मीडियम, दुष्पोषी जो कि बहुत कम। तो अगर कोई चीज पोषक तत्वों से भरी हुई है तो उसे हम क्या कहेंगे? आप हिंदी में भी देखोगे तो भी यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन में ही इसका आंसर मिल जाएगा, यानी सुपोषण जो कि पोषण से भरा हुआ है, यूट्रोफिकेशन। अल्प यानी थोड़ा, मध्य यानी मीडियम मीडियम, दुष्पोषी यानी ये भी बहुत बुरा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हो आंसर बी सही है ना। क्वेश्चन नंबर 20, आईसीटी को जब हम स्टेटमेंट में लेकर आते हैं तो क्या आंसर निकलता है? लो न्यूट्रिशन ओलियोग्राफ, बिल्कुल सही। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आईसीटी का क्वेश्चन है बट स्टेटमेंट वाला। नागेश्वरी क्वेश्चन नंबर 20, 1990 के दशक के उत्तरार्ध से इंटरनेट पर संचालित सर्वेक्षणों में भारी वृद्धि हुई है। इंटरनेट प्रयोक्ता सदैव जनसंख्या के एक निष्पक्ष प्रतिदर्श को बनाते हैं। 20 का गोल्डी ने कहा है ए, दीपशिका जुल्फी ने कहा है सी। तो देखते हैं सही है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब है, ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में सर्वे कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट हैव विटनेस अ ह्यूज ग्रोथ सिंस लेट 1990। उदारीकरण आया था 1990 के बाद में, इंटरनेट भी उसी समय ही आया, तो काफी मात्रा में आपके सर्वे जो कंडक्ट हुए इंटरनेट के जो है उस पे यूज के थ्रू हुए। वही अगर इंटरनेट प्रयोक्ता सदैव जनसंख्या के निष्पक्ष प्रतिदर्श को बनाते हैं तो ये गलत है। 21, वेस्ट मटेरियल से यहाँ पर आपके इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है। आप लोगों ने एक ये टॉपिक भी पढ़ना है, अगर मैं भूल जाऊं पढ़ाना तो आप लोग याद दिला देना। वेस्ट मैनेजमेंट इस समय, क्योंकि आप जानते हैं स्वच्छ पखवाड़ा या स्वच्छ भारत अभियान चलता है, तो यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके। न्यू आर या 3 आर में 3 आर यूज फॉर मिटिगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी ठोस अपशिष्ट के अपशमन में 3 आर का क्या मतलब है? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, माही ने दिया है सही आंसर सी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल।
ये तीन है जो आपके ठोस अवशिष्ट यानी सॉलिड वेस्ट को हटाने के काम आते हैं या उसका जो प्रभाव होता है उसको कम करने में यूज होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कौन फास्ट आंसर करता है 22 का। साहित्यिक चोरी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अनुसार 42% की समरूपता की साहित्यिक चोरी किस स्तर में मानी जाती है? पहले में 10%, पहले में कितने परसेंट की समानता है, दूसरे में कितने परसेंट की अगर हमारा कंटेंट मिल रहा है या हमारा कितने परसेंट की मैच हो रही है, तो वो चीजें हैं आपको। जो भी मेंबरशिप लेंगे उनका रंग ऐसे ही चेंज हो जाएगा नाम का। तो आप लोग भी मेंबरशिप लीजिए, जो भी हमारे चैनल के मेंबर हैं उनका कलर आप देख सकते हो, नाम का कलर चेंज हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 22 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साहित्यिक चोरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018 के अनुसार 42% की समरूपता में सेकंड जो स्तर है, दूसरा स्तर है, उसकी चोरी मानी जाती है। 23 पीएच वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 23 सही आंसर, पहले में 10%, फिर 10 से 40%, फिर 40 से 60%, फिर 60% से ज्यादा। बिल्कुल सही है दीपशिका। जिसको भी मेंबरशिप चाहिए, यूट्यूब का ज्वाइन बटन देखिए, हमारे प्रोफाइल सेक्शन पे दिख जाएगा। आप होम पेज खोलेंगे हमारे चैनल का, आपको वहां पे ये ज्वाइन बटन दिख जाएगा। या तो आप डायरेक्टली ले सकते हो यूट्यूब से, या फिर आप डायरेक्टली हमें 299 का पेमेंट करके, क्योंकि ये दिसंबर 2024 की मेंबरशिप है, तो दिसंबर 2024 सिर्फ एक बार देनी है, बार बार नहीं देनी है भैया। 299 कुछ भी नहीं है। आप दूसरे इंस्टीट्यूट चले जाओ जहां पे आपको सिर्फ पेपर वन पढ़ाने के ही कोई 2,000 रुपए मांग रहे हैं, कोई 3,000 रुपए मांग रहे हैं, तो यहाँ तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बार देनी है 299। आप डायरेक्टली भी हमसे ले सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो जहां ना समझ में आए। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी ए बी एंड डी। जल में अम्लता की माप ज्यादा है, जल में क्षारकता की माप है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को प्रस्तुत करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी पीएच वैल्यू। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 पोर्टफोलियो, इस समय सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, पोर्टफोलियो से रिलेटेड। पोर्टफोलियो जो इवेल्युएशन है वो क्या चीज है, उसमें क्या क्या चीजें आती है? लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी गुड। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, निकू शर्मा, गायत्री, दोनों के अलग अलग कैसे हैं भाई? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। 24 पोर्टफोलियो असेसमेंट, मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों विद्यार्थियों के बीच सहयोग का निषेध, केवल विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर ध्यान, विद्यार्थियों को उनकी प्रगति के मूल्यांकन, जारी अधिगम लक्ष्यों को स्थापित करने में शामिल करना, अधिगम के संदर्भ में भावों पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना, और मूल्यांकन और शिक्षण का अधिगम से संबंध करना। बहुत सारी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप में से सच में कितने लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं? याद रखिए, लॉन्ग क्वेश्चन इस समय सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जहां पे आपको सिर्फ 4 ऑप्शन नहीं मिलते हैं, उसके अलावा और ऑप्शंस मिलते हैं, कोडिंग मिलती है। तो इन सब क्वेश्चंस को पढ़ना जरूरी है। हो सकता है आंसर आता होगा, बट क्वेश्चन आता है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी डी एन ई। ठीक है, विद्यार्थियों को उनकी प्रगति के मूल्यांकन में जारी अधिगम लक्ष्यों को स्थापित करने में शामिल करना, भावों पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर देना, और मूल्यांकन और शिक्षण का अधिगम से संबंध करना। 25 क्वेश्चन नंबर,
क्वेश्चन नंबर 25, किस प्राचीन उच्चतर शिक्षण संस्थान से प्रसिद्ध शाही चिकित्सक जीवक ने बिंबसार का उपचार किया, ने शिक्षा प्राप्त की थी? जीवक ने यानी कहां से शिक्षा प्राप्त की थी, सीधी सी बात ये पूछी गई है। तक्षशिला है कहां पे इस समय? तक्षशिला सिचुएटेड इन पाकिस्तान, रावलपिंडी। वेरी गुड जॉब। सही आंसर है तक्षशिला। और कौन, किसने किसने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी? और एक दो लोग और स्कॉलर अगर जानते हो तो उसका नाम बता सकते हो? रावलपिंडी, पाकिस्तान। और किसने शिक्षा ग्रहण की थी? कौटिल्य, या जिसे हम चाणक्य कहते हैं, उन्होंने भी यहीं से ही शिक्षा ग्रहण की थी। पाणिनि ने भी यहीं से ही शिक्षा ग्रहण की थी। किसने करी थी? पाणिनि ने भी यहीं से शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, रिसर्च स्टैटिक्स का ये क्वेश्चन। जीवक, पाणिनि, चरक, कौटिल्य। वेरी गुड। मैं एक यूपीआई आईडी दे रही हूँ, ठीक है, अपनी यूपीआई आईडी, जहां पे आप लोग मेंबरशिप के लिए 299 पे कर सकते हो। ठीक है। डायरेक्टली आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बारी मेरे को बस इन्फॉर्म कर देना कि आपने मेंबरशिप ले ली है, बस। कोई दिक्कत, ये वाली तो मैंने करवाई हुई है, ये यूनिट तो मैंने करवा दिया। रिसर्च की तो है, रिसर्च में आपको डेटा मेजरमेंट करवाया हुआ है मैंने, एमसीक्यूज करवाए हुए हैं इसके, स्टीवन का दिया गया है। जिसने भी क्लास ली है वो सॉल्व कर सकता है इसको, ये क्वेश्चन करवाए हैं भैया क्लास में। 26 का सही आंसर है डी, रेशियो, यानी कि अनुपात। अनुपात चर वो चर होते हैं। ये क्वेश्चन समझ लो एग्जाम में 8 से 10 बार सेम क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन। वो समान अंतराल वास्तविक शून्य बिंदु वाले पैमाने पर माप का प्रतिनिधित्व जिसमें शून्य का मान मापी जाने वाली मात्रा की अनुपस्थिति को दर्शाता है। इस समय यहां से सबसे ज्यादा क्या चीज पूछी जा रही? एग्जाम्पल। इस बार भी जून 2024 का जो री एग्जाम हुआ था और जो आपका एग्जाम लीक हुआ था, उन दोनों में ही इसके एग्जाम्पल पूछे गए कि बताइए। और नॉमिनल का एग्जाम्पल है मैचिंग में। किसमें पूछे गए? मैचिंग में। कि बताइए नॉमिनल का क्या है, रेशियो का क्या। जैसे रेशियो का है ऊंचाई, वजन, ये सारी चीजें। अनुपात चरों में वास्तविक शून्य बिंदु होगा। क्वेश्चन नंबर 27। अब ये क्वेश्चन है आईसीटी का। फिलिंदा ब्लैंक्स कौन सा एजुकेशन वाला? अभी रुको, मैं देखती हूँ। पहले आंसर सॉल्व करते चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 27। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, प्रॉपर नहीं दिख रहा है, एक मिनट होल्ड करो जरा सा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करती हूँ। ये देखो, अब आप पढ़ लो चाहो तो एक बार। इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित ये पैराग्राफ दिया गया है और आपको कहा गया है कि इसको पढ़ के आंसर करना। अब दिख रहा है प्रॉपर?
अब वॉइस आ रही है? तुम लोग लाइक आइक नहीं कर रहे हो ना, इसीलिए नाराज हो जाता है सिस्टम बीच बीच में। उसे लगता है कि बताओ इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं, लाइक नहीं कर रहा है कोई, शेयर नहीं कर रहा है, तो क्या होगा। ओके, ऑल क्लियर अजय, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर 27 का ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर सिस्टम में अनाधिकृत अधिगम को हैकिंग के रूप में जाना जाता है। वायरस सेल्फ रिप्लिकेशन है जो कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करता है। फिशिंग वो है जो प्रयोक्ता को वैध ईमेल भेजता है, और जैसे ही ईमेल हमने खोला, फिशिंग मतलब मछली पकड़ना, यानी कि हमने शिकार पकड़ लिया है ना। तभी कहा जाता है, कई बैंक की एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होगी, जहां पर कहा जाता है कि भैया कोई भी लिंक आए उस पर क्लिक मत करिए। जिस चीज को आप नहीं जानते हो, बैंक की तरफ से कोई भी लिंक शेयर नहीं की जाती है। तो वो क्या चीज है, वो इसी के अंतर्गत आती है। वो शिकार फंसाते हैं, मछली समझते हैं आपको, मछली पकड़ते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के कीबोर्ड पर की दबाने को मॉनिटर करता है। मॉनिटर कर रहा है यानी कि हमने कौन सा बटन दबाया है। कहां पे होता है ये चीज, जब हम जनरली एटीएम पे जाते हैं, नंबर पैड पे कहा जाता है भैया देख लो नंबर पैड सही है कि नहीं। ऐसा ना हो कि उसमें किसी ने कुछ लगा रखी हो, कोई सिस्टम लगा रखा हो, या कोई आपके नंबर को ऑब्जर्व कर रहा हो। तो वहां पर क्या होगा, आपका जो पिन है उसको कोई कॉपी कर सकता है। आपके सिस्टम के पास कोई बैठा है, आप ऑफिस में हो, वहां पर हो सकता है आपका पासवर्ड कोई देख रहा हो, आपके मोबाइल का कोई पासवर्ड देख रहा हो। तो ये सारी चीजें किस में आती है, जासूसी करना, यानी स्पाईवेयर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखो सारे यूनिट्स लगभग लगभग आज के पेपर में, आज के इन क्वेश्चन पेपर की सीरीज में लगभग लगभग क्वेश्चंस थे। वीओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ वीओसी। वीओसी का फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक के जो स्रोत हैं, ए यानी कि वाहन, ऑप्शन नंबर बी पादप, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई, ये सारी चीजें। और सबसे ज्यादा किस में होता है, दलदल में होता है। दलदल के बाद विद्युत संयंत्र, फिर दीमक, पादप और वाहन। कभी कभी सीक्वेंस में भी लगाने को आता है वीओसी। 29, संचार के बारे में संचार को क्या कहा जाता है? संचार के बारे में जो संचार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? हर बार पूछा गया क्वेश्चन है ये एग्जाम में। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। अधिसंचार या मेटा कम्युनिकेशन। संचार, कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड अधिसंचार। क्वेश्चन नंबर कितना था भाई, 29, और ये रहा आपके सामने 29 का आंसर भी। मेटा कम्युनिकेशन किसके द्वारा लाया गया था, बेटसन के द्वारा। संचार के बारे में संचार को अधिसंचार कहते हैं। 1970 में जॉर्ज बेटसन ने प्रतिपादित किया था, आमने सामने बिना प्रत्यक्ष संपर्क के प्रभावी ढंग से बातचीत के संचालन के लिए अधिसंचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 30, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, कैसी होती हैं, पूछा गया कैसी होती हैं। लर्निंग अबाउट लर्निंग, मेटा लर्निंग, वेरी गुड जुल्फी। किसके द्वारा दिया गया मेटा कम्युनिकेशन, वो भी पढ़ लेना। तो सीएफसी गैसेस कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 30 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी, कमरे के तापमान से नीचे तापमान में वाष्पित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी, वेरी स्टेबल होती है यानी बहुत स्थिर होती है। और डिस्ट्रॉय ओजोन, ये ओजोन को नष्ट करती है। कौन से सोर्सेस है इसके, यानी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो सोर्स है, कहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन?
क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से आती है भाई? पूछा जा सकता है। अच्छा, इसको थ्योरी अभी होगी, डोंट वरी। एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सारी आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसेस है उसको सोर्स उसके माने जाते हैं। अभी एनवायरनमेंट की क्लास होनी है भाई, अभी तो ये पीवाईक्यू है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। काफी हद तक यहाँ एक्सप्लेनेशन पढ़ते चलना, एक्सप्लेनेशन से भी आपकी तैयारी होती जाएगी। ये मत सोचो कि सिर्फ क्लास, इसमें भी जो आपकी एक्सप्लेनेशन है उसको भी पढ़ना है आप। कौन सा युग्म या पेयर इंटरनेट सेवा और उसके संगत प्रोटोकॉल को सही ढंग से सुमेलित बताता है? पढ़ाई करनी होती है, हमें नोट्स चाहिए होते हैं या हमें कंटेंट चाहिए होता है, तो एक तरीके से यहाँ पर भी तो है, क्वेश्चन को पढ़ो, उसके आंसर पढ़ो। अगर उससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आता है तो आराम से कर सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईमेल और एसएमटीपी। एसएमटीपी का फुल फॉर्म, वेरी गुड दीपशिका, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब आप खुद से आंसर करते हैं ना, आपका ना सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बल्कि आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। इसीलिए जब भी कोई चीज पढ़े, उस चीज को थोड़ा सा पहले भी पढ़ के रखें। ये सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पे है। बाकी अगर आप लोग चाहो तो इसकी शॉपिंग भी कर सकते हो। आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे पिन भी किया हुआ है, पिन किया हुआ है, देख सकते हैं ना, पिन किया हुआ है। अभी मैंने देखिए पिन कर दिया। इस पिन का मतलब है कि ये क्वेश्चन पेपर की ये जो पीडीएफ है आपको यहाँ से मिल जाती है। डायरेक्टली परचेस कर सकते हो क्लिक करके भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32। अभी मैं पिन हटा देती हूँ क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन नहीं दिखेगा आप लोगों को। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, सारी बुक पिन है, जिसको परचेस करनी हो परचेस कर सकता है। कल 5 लोगों ने बुक्स परचेस की, और भी जिसको करनी हो, जिन्होंने अभी तक नहीं करी है वो यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कौन आपस में इस प्रकार से संबंधित है कि यदि एक सही है तो दूसरा जरूर गलत होगा? जबकि दोनों भी गलत हो सकते हैं। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन मैंने क्या बताया था? ए और ई का संबंध ऐसा है कि जिसमें कोई एक ही सही होगा। अगर ए सही है तो ई गलत होगा, ई सही है तो ए गलत होगा। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, लेकिन दोनों एक साथ गलत जरूर हो सकते हैं। किस कैसा संबंध है? कॉन्ट्रेरी। अब इसके क्वांटिफायर आपको पता होने चाहिए, ए ई आई और ओ। अब इन दोनों में दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, दोनों सही हो सकते हैं एक साथ। और अगर मान लीजिए कोई कंडीशन आती है कि मान लो ओ गलत है तो आई सही होगा, अगर आई गलत है तो ओ सही, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। तो सब कॉन्ट्रेरी का संबंध है। यहाँ पे जो आंसर है वो कॉन्ट्रेरी है, यानी ए और ई का संबंध कॉन्ट्रेरी। बताइए कौन सा है? ऑल लग गया, ये सही है, और नो लग गया, ये सही है। क्या सही होगा आंसर? बी एंड सी, यानी ऑप्शन नंबर टी सही होने के चांसेस है। 32 ऑप्शन नंबर टी। कॉन्ट्रेरी यानी ए और ई एक साथ सही नहीं हो सकते, कोई एक ही सही होगा। 33 क्वेश्चन नंबर, संयोगात्मक अधिगम में किस राजनीति से श्रवण कौशल विकसित होता है? अब जो भी समझदार है वो क्या करेंगे, मैम ने अच्छा फिश बाउल पढ़ाया, गूगल पे हम उसको सर्च करते हैं, सर्कल ऑफ वॉइसेस उसको सर्च करते हैं, जिग्सा, केस स्टडी, इन सबको एक बारी आपने गूगल पे सर्च करना है। क्वेश्चन नंबर 33, और सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, फिश बाउल। सहयोगात्मक यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग में फिश बाउल रणनीति श्रवण यानी सुनने के कौशल को विकसित करती है। फिश बाउल माध्यम से बड़े समूह में छात्र कई दृष्टिकोणों पर प्रतिक्रिया देने का अभ्यास करते हैं। फिश बाउल रणनीति समूह कौशल विकसित करते हुए जटिल पाठों विचारों पर समझ पैदा करती है। 34 क्वेश्चन नंबर,
केस स्टडी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी पर्टिकुलर जो है कोई घटना है या कोई पर्टिकुलर कल्चर उसके बारे में डेप्थ स्टडी। केस स्टडी ना डेप्थ स्टडी फेडरिक ली प्ले के द्वारा। वेरी गुड जॉब। भारत में उच्चतर शिक्षा के प्रारंभिक काल में किन विषयों पर ध्यान दिया गया था? दीपशिका अजय बिल्कुल सही है, आर्ट्स करेक्ट आंसर। 35 क्वेश्चन नंबर, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? या तो दिशा पता होनी चाहिए, डायरेक्टली आप डायग्राम बना के कर लो कि एक विद्यार्थी पूरब की दिशा में 1 किलोमीटर चला, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला, फिर वो पूरब की ओर मुड़ गया, फिर 2 किलोमीटर चला, फिर उत्तर की ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर चला जाता है। अपने प्रारंभिक बिंदु से विद्यार्थी कितनी दूरी पे है? सॉल्व करने का तरीका देखिए इसका, इस तरीके से यहां पर आप लोग ये जो फॉर्मूला है इसको लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो 5 किलोमीटर, या तो डायरेक्टली डायरेक्शन बना लो, मेरे को तो भाई डायरेक्शन बनाना बड़ा ही मजेदार लगता है, आप लोग भी कोशिश करो। आपको दिशा पता होनी चाहिए कि पूरब दिशा किधर है, पश्चिम दिशा किधर है, उत्तर की दिशा किधर है, दक्षिण, ये रीजनिंग है। पहले 1 किलोमीटर चला पूरब की ओर, कहाँ चला? पूरब की ओर चला 1 किलोमीटर, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर फिर ये चला, अब पुनः उत्तर की ओर मुड़ गया। उत्तर किधर है? हमारा सामने की तरफ है ना, उत्तर की ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। 9 किलोमीटर का मतलब है 5 किलोमीटर इसने यहाँ कवर किया, 4 किलोमीटर ये हो गया। फिर पुनः फिर वो अपने प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पे है, यही चीज आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया? 1 किलोमीटर ये, 4 किलोमीटर ये, टोटल मिला के 5 किलोमीटर आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, वैज्ञानिक शोध। साइंटिफिक रिसर्च इज, वैज्ञानिक शोध क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 36, क्या क्या क्वालिटी होती है साइंटिफिक रिसर्च में? तो क्वेश्चन नंबर 36 सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैसे होती है? डेटा ड्राइवन होती है, डेटा संचालित होती है। ऑप्शन नंबर बी रिप्लिकेबल होती है और ऑप्शन नंबर सी वेरिएबल होती है, सब्जेक्टिव नहीं होती है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर ए। 37 नहीं है, 36 तक के क्वेश्चन थे। अब मिलेंगे आपसे रात की क्लास में 36 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में। जरा कमेंट करिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। साथ ही साथ इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे और वेबसाइट दोनों पर शेयर करूंगी, आप लोग डाउनलोड करके इसको पढ़ो। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर की इतनी सारी पीडीएफ डली हुई है, फाइल सेक्शन पे जाओ, टेलीग्राम पे पढ़ो। साथ ही साथ सपोर्ट करो, मैंने पिन कर दिया है कि 299 आप डायरेक्टली हमारे यूपीआई आईडी पर भी दे सकते हो, ज्वाइन बटन से भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैसेज के जो आप देखोगे ऊपर टॉप पे ही मेंशन की हुई है यूपीआई आईडी, जिसको भी मेंबरशिप लेनी है 299 की वो ले सकते हैं। जल्दी ही हम लोग आगे बढ़ेंगे एग्जाम के लिए और अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे और सारे टॉपिक कवर करते चलेंगे, तो इसलिए कोई भी क्लास मिस मत करिए। जिसको भी बुक्स लेनी है वो भी यहाँ पर शॉपिंग का हमारा एक सेक्शन है, वहां से डायरेक्टली कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं रात की क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।